गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारा 10th चैप्टर चल रहा है बैंकिंग का। भारतीय स्टेट बैंक तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कल हमने पढ़ लिया था इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसका मतलब कि कैसे कैसे इसकी स्थापना हुई थी। इंपीरियल बैंक के दोस्त पढ़े थे, इंपीरियल बैंक के, स्टेट बैंक के नहीं। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस प्रकार हुई थी। जो हमारी एडी गोरीवाला की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट की सिफारिश की थी। जो हमारी रिपोर्ट आई थी ग्रामीण क्षेत्र की, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर ही तो इंपीरियल बैंक को बंद करने की मांग की गई थी कि इंपीरियल बैंक को समाप्त कर दिया जाए और स्टेट बैंक को स्थापना की जाए। तो हमारी जो गोरीवाला अध्यक्षता थी, समिति थी, उसने सिफारिश की थी कि इंपीरियल बैंक के साथ में 10 बड़े बैंकों को मिलाकर 10 बैंकों को मिलाकर एक शक्तिशाली बैंक की स्थापना की जाए। ठीक है, एक शक्तिशाली बैंक की स्थापना की जाए जिसमें 55% तो रिजर्व बैंक का रहेगा। ठीक है, इस नए बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा जाए। ठीक है, कितना परसेंट? 55% भारतीय रिजर्व बैंक का, और इसका जो नाम रखा जाए वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा जाए। ठीक है, इसकी स्वीकृत हो जाने पर इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की संज्ञा दे दी गई थी। इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इसे संज्ञा दे दी गई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम रख दिया गया था। 1 जुलाई 1955 को ये अपना व्यवसाय प्रारंभ करने लगी थी। स्टेट बैंक जो कार्य करने लगी थी 1 जुलाई 1955 से अपना कार्य करने लगी थी। स्टेट बैंक को बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे जो इंपीरियल बैंक को थे। ठीक है, इंपीरियल बैंक केवल, जो हमारी स्टेट बैंक थी, केवल साख मुद्रा का नियंत्रण एवं नियमन नहीं करती थी, जो हमारी मुद्रा है। अब हम पढ़ते हैं भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना के उद्देश्य। जो हमारी भारतीय स्टेट बैंक है उसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था, ये किन किन कारणों के लिए इसकी स्थापना की गई थी। सबसे पहला पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग विकास। जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र था उसमें बैंकों का विकास नहीं हो पा रहा था। ठीक है, अधिकतर जो बैंक थे वो शहरों में ही स्थापित हो गए थे। तो हमारी जो SBI थी उसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो हमारा देश है उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का विकास किया जाए। उद्योग एवं व्यापारों को प्रोत्साहन देना। उद्योग एवं व्यापारों को प्रोत्साहन देने के लिए स्टेट बैंक की स्थापना का दूसरा उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य था उद्योगों एवं व्यापारों को प्रोत्साहन देना। जब हमारी कृषि की दिशा में सुधार होगा तो उद्योग एवं व्यापारों में भी वृद्धि होगी तथा गांव के कुटीर उद्योगों में भी काफ़ी विकास होगा। यह बैंक उन कार्यों को करता था जो व्यापारिक बैंकों द्वारा किए जाते थे। जिस प्रकार से व्यापारिक बैंक कार्य करती थी उसी प्रकार से ये बैंक, स्टेट बैंक भी कार्य करती थी। भारतीय मुद्रा बाजार का विकास। जो हमारी इंपीरियल बैंक थी वो कटौती और पुनर्कटौती की सुविधा प्रदान नहीं कराती थी, जिसके कारण भारतीय मुद्रा बाजार का विकास नहीं हो पा रहा था। स्टेट बैंक की स्थापना के बाद में वो कटौती और पुनर्कटौती की सुविधा उपलब्ध कराने लगी, जिससे भारतीय मुद्रा बाजार का पर्याप्त विकास में सहायता मिली। अनुचित प्रतिस्पर्धा। जो हमारा इंपीरियल बैंक था, हमारे जो भारतीय बैंक थे उनसे प्रतिस्पर्धा करता था, प्रतियोगिता करता था, जिसके कारण जनता का उस पर से विश्वास उठ गया था। लेकिन इंपीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण के बाद में यह समस्या दूर हो गई थी। मतलब कि SBI की स्थापना के बाद से यह समस्या दूर हो गई थी। अधिक पूंजी संचय। स्टेट बैंक में जनता का अधिक विश्वास था क्योंकि ये सरकारी बैंक बन गया था। जनता को अपने पैसे डूबने का भय नहीं था, तो इसके कारण जो हमारी जनता थी इसमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा करने लगी, जिसके कारण उत्पादक कार्यों में भी अधिक मात्रा में सहायता मिली। भारत विरोधी नीति। इंपीरियल बैंक भारत विरोधी नीति अपनाती थी क्योंकि वो विदेशों को ही अपना मतलब कि पैसा सौंपती थी। ठीक है, क्योंकि उसका जो प्रबंधन किया जाता था वो विदेशियों के द्वारा किया जाता था। उच्च पदों पर भी विदेशी कर्मचारी ही थे। भारतीय कंपनी को ऋण देने के में वो भेदभाव की नीति अपनाती थी। राष्ट्रीयकरण के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता शेष नहीं रह गया था हमारी
जो इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करना जरूरी हो गया था, क्योंकि ये भारत विरोधी नीति अपनाती थी। अन्य शाखाएं खोलने की नीति। पहले हमारी जो अन्य शाखा खोलने की नीति दोषपूर्ण थी, क्योंकि इसका अधिकांश शाखा शहरों में थी या केंद्रीकृत औद्योगिक केंद्रों में ही खोली जाती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी शाखाएं नहीं खोली जाती थी। लाभ का बड़ा भाग विदेशों के हाथ में जाना। इंपीरियल बैंक अपने लाभ का बड़ा भाग विदेशों को देती थी, इसलिए जो हमारी एक बड़ा भाग विदेशों को चला जाता था। भारतीय पूंजी का विनियोग अधिकतर विदेशों में ही किया जाता था। जो भारतीय पूंजी थी उसका विनियोग विदेशों में ही किया जाता था। इस वजह से भी एसबीआई की आवश्यकता महसूस की गई। कृषि वित्त में सहायता प्रदान करती है। जो हमारी एसबीआई है, ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं को कृषि वित्त में सहायता प्रदान कर, जो हमारी सहकारी समितियां हैं, सहकारी बैंकें हैं, उनमें को कृषि वित्त की सुविधा प्रदान करती है। रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण में सहायता करना। जो हमारी आरबीआई है वो साख पर नियंत्रण रखती है, तो एसबीआई उसकी साख पर नियंत्रण करने में सहायता प्रदान करती है। सरकार की नीति के संचालन में सहायता करना। यह इतना विशाल बैंक है कि देश में समस्त बैंकों की कुल जमा दे धन का लगभग तिहाई भाग अकेले ही इस बैंक के पास में जमा है। जो हमारा एसबीआई बैंक है उसके पास में सभी बैंकों का एक तिहाई भाग अपने पास जमा है। ठीक है। देश की आर्थिक नीतियों के संचालन में रिजर्व बैंक को इससे सहायता प्राप्त होती है। जो भी आर्थिक नीति अपनाई जाती है रिजर्व बैंक की सहायता से यह उन्हें सफल बनाती है। भंडार गृह समितियों व कृषि विपणन समितियों की स्थापना इन एसबीआई के द्वारा की जाती है। आपकी भारतीयों की शिकायत को दूर करना। जितने भी हमारे भारतीय बैंक होते हैं, ठीक है, उन बैंकों की शिकायत को दूर करने के कार्य करती है। इसे हम समाशोधन गृह, ये सभी बैंकों का समाशोधन गृह भी है। स्टेट बैंक का प्रबंधन ये आपको मैं कल पढ़ाऊँगी। ठीक है, आज बस इसके उद्देश्य ही काफ़ी है। कल इसके प्रबंधन पढ़ाऊँगी। प्रबंधन कैसे किन किन लोगों के द्वारा किया जाता है, किसकी समिति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ओके बच्चों।